गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th का एक टॉपिक अनुस्वार और अनुनासिक जो हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है उसमें से आज हम सिर्फ अनुस्वार को पढ़ेंगे। बेटा आप सब ने 3rd 4th से ही अनुस्वार और अनुनासिक के बारे में सुनना और समझना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन आज 9th क्लास तक काफी बच्चे ऐसे होंगे जो अनुस्वार और अनुनासिक में कंफ्यूज होते हैं। उनको ये नहीं पता चलता कि अनुस्वार बिंदी होती है या चंद्र बिंदु होता है, और क्या होता है कि कभी वो अनुस्वार यानी बिंदी लगाने के स्थान पर चंद्र बिंदु लगा देते हैं, जहाँ चंद्र बिंदु लगाना होता है वहाँ पर बिंदु लगा देते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि अनुस्वार का चिन्ह क्या होता है और अनुनासिक का क्या होता है। बेटा अनुस्वार होता है सिरोरेखा के ऊपर बिंदु। सिरोरेखा क्या होती है बेटा? सिरोरेखा वो होती है जो किसी शब्द के ऊपर, जो हम सिर के ऊपर, वर्णों के सिर के ऊपर जो लाइन लगाते हैं ना, जो रेखा खींचते हैं उसे हम सिरोरेखा कहते हैं, और उसके ऊपर जो हम बिंदु लगाते हैं उसे हम अनुस्वार कहते हैं। और जो सिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदु लगाते हैं, चांद और बिंदु लगाते हैं, आधा चांद और बिंदु लगाते हैं, उसे हम अनुनासिक कहते हैं। ठीक है बेटा, आज हम पढ़ेंगे अनुस्वार। आपने बेटा किसी भी व्याकरण की पुस्तक से अनुस्वार को अच्छे से पढ़ना है। अनुस्वार और अनुनासिक की आपने क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। ठीक है बेटा, आज हम सिर्फ अनुस्वार करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम अनुनासिक करेंगे। अब बेटा देखिए अनुस्वार की परिभाषा क्या है। देखो बेटा, अनुस्वार वो चिन्ह है जो किसी स्वर के पीछे लगता है, स्वर के बाद लगता है। देखो बेटा, अनु मतलब पीछे, प्लस स्वर यानी किसी स्वर के पीछे लगकर, अर्थात बेटा जो अनुस्वार जो बिंदु होता है, इसका जो अनुस्वार का जो चिन्ह होता है वो बिंदु होता है। वो शब्द के कभी भी स्टार्टिंग में नहीं होता, वो हमेशा मध्य वर्ण पर या लास्ट वर्ण पर होता है। ठीक है बेटा, तो ऐसे जो अनुस्वार होते हैं वो शब्द के मध्यम भाग, बीच में या लास्ट में लगते हैं। देखिए बेटा, अनु प्लस स्वर अर्थात स्वर के बाद आने वाला। वास्तव में इसका प्रयोग शब्द के आरंभ में न आकर मध्य, यानी क्या है, वास्तव में इसका प्रयोग शब्द के आरंभ में न आकर मध्य या अंत में आता है। यह नासिक्य ध्वनि है। नासिक्य ध्वनि बेटा नाक से बोली जाने वाली ध्वनि, यानी जिसका उच्चारण नाक से होता है, यानी कि जब हम उसको बोलते हैं तो नाक से गूंज उत्पन्न होती है, तथा इसकी लिपि चिन्ह बेटा सिरोरेखा के ऊपर बिंदु है, इसे हम अनुस्वार कहते हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे जो अनुस्वार नासिक्य के रूप में प्रयोग होता है। बेटा कुछ वर्ण ऐसे भी होते, कुछ अनुस्वार ऐसे भी होते जो नासिक्य के रूप में नहीं होते। मैं आपको सिर्फ पहले यहाँ पर आपको नासिक्य वाले अनुस्वार का प्रयोग बता रही हूँ। उच्चारण होता है तो बेटा बोलना, उच्चारण में इसके विभिन्न रूप होते हैं। बेटा कभी तो ये न के रूप में बोला जाता है, कभी अन के रूप में बोला जाता है, कभी म के रूप में बोला जाता है, कभी अन के रूप में, कभी न के रूप में, ठीक है, कभी अड़य के रूप में बोला जाता है। तो इनका जो उच्चारण होता है, जो नासिक्य अनुस्वार होता है, उसका उच्चारण अलग अलग होता है, परंतु लेखन में इसे ऐसे ही सिरोरेखा के ऊपर बिंदु की तरह ही लगाया जाता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि हम यहाँ पर नासिक्य अनुस्वार का प्रयोग सीखने जा रहे हैं कि नासिक्य का में अनुस्वार, जो नासिक्य जो व्यंजन है वो अनुस्वार के रूप में कब और कैसे आते हैं। बेटा नासिक्य स्वर को समझने से पहले नासिक्य ध्वनियों का पता होना चाहिए। नासिक्य जो मैंने अभी बताया था, नाक से निकलने वाली ध्वनियाँ, उसे नासिक्य ध्वनियाँ कहते हैं। कुछ वर्णों का उच्चारण नाक से किया जाता है, उन्हीं वर्णों को नासिक्य ध्वनियाँ कहते हैं। अब बेटा देखो, पहले क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग से पहले आपको 5 वर्ण दिखाई दे रहे हैं। ये हर वर्ग के पंचम यानी 5वें वर्ण हैं। अड़, य, अण, न, म। और अपने साथ में ये भी दिखाई दे रहा होगा कि हर वर्ण के नीचे हलंत लगा हुआ है, यानी कि बेटा आपको पता है कि हम बताते हैं कि हर व्यंजन के अंदर ए स्वर शामिल होता है, लेकिन बेटा जब ए स्वर शामिल होता है तो उसके नीचे हलंत नहीं लगा होता, लेकिन जब किसी व्यंजन के नीचे हम हलंत लगा देते हैं
तो हम मान लेते हैं उसका उच्चारण तो उसी ध्वनि में से होगा, जैसे अड़े बोल दिया ऐसे ही बोला जाएगा, लेकिन वो आधा माना जाता है, ये आप सबको पता है। अब देखिए बेटा, कै वर्ग यानी जो कै ख ग 5 वर्ण जो हैं, 5 जो वर्ण हैं इनको कवर्ग बोलते हैं। तो कै वर्ग का पंचम वर्ण अड़े हो गया, चै वर्ग का पंचम वर्ण ये हो गया, तै वर्ग का पंचम वर्ण अने, तै वर्ग का पंचम वर्ण नै और पै वर्ग का पंचम वर्ण मैं। बेटा इसमें आप देखोगे कि आपको यह ना सारे वर्ग याद होने चाहिए, क्योंकि जब आप अनुस्वार का प्रयोग करोगे तो आपको अगर किसी भी वर्ण का मान लो च वर्ग का जय आ जाता है और जैसे पहले अगर अनुस्वार आ जाता है, पहले वाले वर्ण के ऊपर अनुस्वार आ जाता है, तो वो च वर्ग का पंचम वर्ण यानी ये के रूप में अनुस्वार का उच्चारण होता है, यानी कि नासिक मतलब नाक से बोले जाने वाला। तो यहाँ पर नासिक के अनुस्वार यानी कि नाक से जिनका उच्चारण किया जाता है वो अनुस्वार है यहाँ पर। ठीक है बेटा, अब आगे देखिए। बेटा आपको बताया गया था कि जो अनुस्वार है वो शब्द के या तो मध्य में लगता है या अंत में लगता है। पहले हम समझेंगे कि जो अनुस्वार का प्रयोग मध्य में कैसे होता है। शब्द के मध्य में अनुस्वार विभिन्न स्थितियों में हो सकता है। फर्स्ट बेटा, यदि स्वर रहित पंचम वर्ण, पहले बोल दिया ना बेटा स्वर रहित का मतलब उस व्यंजन पंचम वर्ण यानी 5वां वर्ण उसके नीचे हलंत लग गया, मान लो स्वर रहित हो गया, यानी कि उसके अंदर ए स्वर शामिल नहीं है, वो आधा है, के बाद उसी वर्ग का कोई व्यंजन आ जाए, यानी कि बेटा किसी भी शब्द में कि जिस वर्ण के ऊपर अनुस्वार का प्रयोग होगा उसके तुरंत बाद कोई भी किसी भी वर्ग का कोई शब्द वर्ण होता है तो वो जो अनुस्वार होता है वो उसी वर्ग के पंचम वर्ण की ध्वनि उत्पन्न करता है। देखो बेटा, कोई व्यंजन आए तो लेखन में पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का ही प्रयोग होगा, यानी कि पंचम वर्ण यानी अड़े ये अणे न में नहीं लिखे जाएंगे, वो आधे आधे नहीं लिखे जाएंगे, आपको सिर्फ उसके रूप में अनुस्वार का प्रयोग कर देना है, किंतु उच्चारण में वह पंचमाक्षर की ध्वनि से ही उच्चरित होगा। यानी कि मान लो किसी व्यंजन के बीच में शब्द के बीच में ये अनुस्वार के रूप में ये आता है, अने आता है, न आता है, वो आधे लिखते हैं। जैसे दंत में हम क्या लिखते हैं, द आधा न और त, लेकिन अगर हम उस न को हटा करके द के ऊपर अनुस्वार लगा देते हैं तो उच्चारण तो सेम रहेगा, दंत। ठीक है, तो यही कहा गया है कि पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का ही प्रयोग होगा, यानी पंचम वर्ण नहीं होगा, उसकी जगह अनुस्वार का प्रयोग होगा, किंतु उच्चारण में वह पंचमाक्षर की ध्वनि से ही उच्चरित होगा। उच्चरित होगा मतलब बोला जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट। अब ये देखिए समझने के लिए कि वो पंचम वर्ण जो है अनुस्वार के रूप में कैसे होगा। देखो बेटा, पहला जो शब्द है वो है गंगा। अब गंगा में क्या होता है, जो अनुस्वार है, जो पहले ग के ऊपर जो अनुस्वार है उसमें अड़े यानी कि कै वर्ग का पंचम वर्ण के रूप में उच्चारण गंगा। तो बेटा क्या होगा कि अनुस्वार पहले ग के ऊपर अनुस्वार है, लेकिन इस अनुस्वार के बाद ग वर्ग है, ग वर्ण है यहाँ पर। अब ग वर्ण है तो आपको पता करना है ये किस वर्ग का वर्ण है। अब आप देखेंगे कै ख ग का यानी कै वर्ग का, कै वर्ग में आता है ये ग। अब इसका पंचम वर्ण क्या होगा, अड़े, तो हम इसका उच्चारण करेंगे गंगा अंग के रूप में, यानी कि बिंदु के रूप में, अड़े के रूप में इसका उच्चारण होगा। ऐसे ही नेक्स्ट चंचल। अब बेटा देखो, पहले में आया गंगा, अब इसमें आया चंचल, इसमें न की ध्वनि आई, ये की ध्वनि आई और उसमें अड़े की ध्वनि आई। अब देखो बेटा, चंचल में क्या है, च अनुस्वार के, च के ऊपर जो अनुस्वार लगा हुआ है तो उसके तुरंत बाद भी च है, लेकिन बेटा ऐसा कोई जरूरी नहीं होता कि जिसके ऊपर अनुस्वार होता है उसके बाद भी वही वर्ण मिले, ऐसा जरूरी नहीं है। वो तो यहाँ पर ऐसे ही जो एग्जाम्पल दिए हैं उनमें ये एकदम से वैसे ही आया हुआ है। तो देखो बेटा, अब देखो चंचल में अनुस्वार के बाद च है। ठीक है बेटा, च है तो ये आपको सिंपल से सबको पता है, च वर्ग में आता है।
अब च वर्ग का पंचम वर्ण होगा य। अब हम इसको बोल लेंगे तो चंचल, चंचल। ना कि देखो बेटा ऊपर गंगा में भी हमको लग रहा है कि सारे न की ध्वनि निकालेंगे, लेकिन सब न की ध्वनि नहीं होती। जब हम इनका वर्ण विच्छेद करते हैं तो बेटा उसमें जैसे गंगा में करेंगे तो अड़े आधा आएगा, क्योंकि इसके बाद अनुस्वार जो है, अनुस्वार के जो बाद है ग, तो ग का पंचम अड़य होता है। और चंचल में भी वही, चंचल में च के ऊपर अनुस्वार के बाद च का पंचम वर्ण य होता है, तो ये इसका रहेगा। देखिए बेटा, गंगा शब्द में अनुस्वार के बाद वाला व्यंजन ग है और ग के वर्ग का व्यंजन है, इसलिए इसमें क वर्ग के पंचमा अक्षर अड़य का प्रयोग हुआ है। और चंचल शब्द में अनुस्वार के बाद वाला व्यंजन च है और यह च वर्ग का है, इसलिए इसमें च वर्ग का पंचमा अक्षर य का प्रयोग हुआ है। ठीक है बेटा, समझ आ गया होगा। कुछ अन्य उदाहरण देखिए बेटा, जैसे घंटा। अब घंटा में घ के ऊपर जो अनुस्वार है उसके बाद ट वर्ग है, ट वर्ण है। अब जो ट वर्ण है वो ट वर्ग का वर्ग वर्ण है। अब ट वर्ग का पंचम वर्ण अणय होता है, जो सामने आपको घंटा लिख के दिखाया हुआ है। इसको पहले ऐसे ही लिखते थे, जैसे घ आधा टा घंटा, लेकिन अब इसको अनुस्वार के रूप में प्रयोग करते हैं। ये जो पंचम वर्ण है इसको हम बिंदु के रूप में प्रयोग करते हैं, उस बिंदु को अनुस्वार कहते हैं। ठीक है, ट वर्ग का अंतिम वर्ण अणय है, तो ये आधा अणय अनुस्वार के रूप में आ गया। अब दंत में देखो बेटा, उच्चारण से ही पता चल रहा है कि दंत न की ध्वनि आ रही है, क्योंकि अनुस्वार के बाद त है और त वर्ग का पंचम वर्ण हो गया न। ठीक है, वो भी आधा। अब आधा न है तो वो अनुस्वार के रूप में ड के ऊपर आ गया। अब पंप, अब बेटा अनुस्वार तो देखो घंटा में भी लगा है, दंत में भी लगा है, पंप में भी लगा है, लेकिन इन तीनों को जब हम बोलते हैं तो इनका उच्चारण भिन्न भिन्न है। घंटा में अणय की ध्वनि आ रही है, दंत में न की ध्वनि आ रही है, पंप में म की ध्वनि आ रही है। अब बेटा पंप में प वर्ग के पीछे प अनुस्वार के बाद मतलब अनुस्वार के बाद प आ रहा है और प का पंचम वर्ण होता है मैं, और मैं हो गया आधा, और जब आधा मैं है तो वो अनुस्वार के रूप में पहले प के ऊपर आ गया और इसका उच्चारण सेम रहा, यानी कि मैं, पंप। ठीक है बेटा, नेक्स्ट जो तक हमने पढ़ा उसमें सभी पंचमाक्षर का प्रयोग नासिक के ध्वनि के रूप में हुआ है। नासिक के ध्वनि और नासिक के अनुस्वार के रूप में प्रयोग हुआ है। वो थे बेटा नासिक के व्यंजन के अकॉर्डिंग। अब है नेक्स्ट ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन आप सबको पता होगा, जो घर्षण से उत्पन्न होते हैं, ऊष्मा बाहर निकलती है। ये ऊष्म व्यंजनों की संख्या होती है 4। देखो बेटा, जो जैसे इसमें ऊष्म व्यंजन दिए हुए हैं, देखिए से स्व है, इनमें पूर्ण अनुस्वार का ही प्रयोग होता है, यानी कि इसमें किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण के रूप में नहीं होता, इसमें पूर्ण अनुस्वार का प्रयोग होता है। अर्थात जिस वर्ण पर अनुस्वार लगा होता है उसका अगला वर्ण यदि, यानी अब तक तो क्या देख रहे थे कि जिस किसी अनुस्वार के बाद जो भी वर्ण आ रहा है उसका पंचम वर्ण के रूप में उसकी ध्वनि उत्पन्न होती थी, लेकिन अब क्या कहा गया है, अगर किसी भी अनुस्वार के बाद श है तो है में से कोई भी आता है तो अनुस्वार ही बना रहेगा। यानी कि जब हम अनुस्वार ही बना रहेगा का मतलब यहाँ पर ये बेटा कि जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो उसको हम अंग ए के ऊपर जो बिंदी लगाते हैं वो अनुस्वार प्रयोग किया जाएगा, ना कि जैसे कि हमने अणे जैसे घंटा में, गंगा में, दंत में हम आधे न के रूप में, दंत में आधे न के रूप में, घंटा में अणे के रूप में, पंप में आधे म के रूप में वर्ण विच्छेद कर सकते हैं, वैसा यहाँ नहीं कर सकते। यहाँ पर पूर्ण अनुस्वार, बेटा अनुस्वार में क्या देखते हैं, अंग ए, जब हम स्वर बोलते हैं तो लास्ट के जो दो होते हैं अंग और ए, जैसे अनुस्वार ए के ऊपर जो बिंदी लगती है वो पूर्ण अनुस्वार होता है, वह किसी भी आधे व्यंजन में परिवर्तित नहीं होगा। जैसे बेटा वंश में क्या आता है, वंश के पीछे स है, किस वाला स है, तो इसमें ये जो ऐसे ही बोला जाएगा वंश, लेकिन इसका जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो वह प्लस ए के ऊपर बिंदु प्लस श प्लस ए,
ऐसे होगा। इसमें कोई न, मैं, अण, कोई पंचम वर्ण नहीं आएगा। हंस, सहार, क्योंकि हंस में है ये अनुस्वार के बाद स है और सहार में स के बाद अनुस्वार के बाद है। आदि शब्द जिनमें अनुस्वार से अगले वर्ण कर्मश स और है तो वहाँ शब्द में अनुस्वार यानी कि शिरोरेखा के ऊपर जो बिंदी की स्थिति में ही बना रहता है। तीसरा बेटा है सम। सम उपसर्ग के बाद, सम उपसर्ग होता है ना बेटा हमारे हम पढ़ते हैं संस्कृत के उपसर्गों में, सम उपसर्ग के बाद अंत्यस्थ व्यंजन भी 4 होते हैं, ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं। पहले हमने पढ़े थे स्पर्श व्यंजन 25 जो थे, कवरग, चौरग, टवरग, तवरग, पौरग। फिर उसके बाद हमने ऊष्म व्यंजन पढ़े। अब हम पढ़ रहे हैं अंत्यस्थ व्यंजन। अब बेटा सम उपसर्ग के बाद य, र, ल, व, या ऊष्म व्यंजन आए तो निश्चित रूप से मैं के स्थान पर अनुस्वार ही रहेगा। जब हम उसका वर्ण विच्छेद करते हैं, देखो बेटा इन्होंने वर्ण विच्छेद किया या संधि विच्छेद किया तो क्या होता है बेटा, सहार नहीं संसार। अब संसार का हम वर्ण विच्छेद करते हैं, संधि विच्छेद करते हैं तो सम प्लस सार करते हैं। तो बेटा क्या हो गया कि अभी हमने बताया था कि जब मैं अनुस्वार के बाद अगर वो ऊष्म व्यंजन आते हैं तो वो जो चिन्ह है अनुस्वार जो है वो अनुपूर्ण अनुस्वार के रूप में ही रहेगा। लेकिन साथ ही इन्होंने बताया है कि अगर सम उपसर्ग है शब्द में, सम उपसर्ग आता है यानी शब्द के स्टार्टिंग में सम आता है तो भी जो है अनुस्वार ही रहेगा। लेकिन जब हम उसका क्या बोलते हैं संधि विच्छेद या वर्ण विच्छेद करते हैं तो वो मैं के रूप में आएगा, आधे मैं के रूप में आएगा। क्लियर है बेटा? देखो बेटा क्या बताया था मैंने कि ऊष्म व्यंजन में श है के बाद अगर यानी इन चारों से ऊष्म व्यंजन से पहले अगर अनुस्वार आता है तो जो अनुस्वार है वो वर्ण विच्छेद के समय पर पूर्ण अनुस्वार के रूप में ही रहेगा, किसी भी वर्ग के पंचम वर्ण में परिवर्तित नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर थर्ड वाले पार्ट में आपको बताया गया है कि अंत्यस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन से पहले अगर सम उपसर्ग आता है यानी किसी शब्द में सम उपसर्ग पहले आ जाता है तो जो अनुस्वार है वो आधे मैं के रूप में परिवर्तित होगा। सम प्लस सार, संसार, सम प्लस वाद। देखो बेटा सम पहले वाले संसार में क्या है, स है यानी कि ऊष्म व्यंजन है, लेकिन सम प्लस वाद में वह है जो कि अंत्यस्थ व्यंजन है और वहाँ पर का उपसर्ग जो है दोनों का सम बनता है। तो यहाँ पर बेटा जो अनुस्वार है वो आधे मैं के रूप में होगा। अभी तक हम पढ़ रहे थे कि जो शब्द के मध्य में अनुस्वार का प्रयोग हो तो क्या होता है, लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि कई बार कई शब्दों में जो अनुस्वार है वो शब्द के अंतिम वर्ण पर हो जाता है यानी अंत में होता है। तो क्या होता है बेटा, शब्द के अंत में अनुस्वार की स्थिति कई बार शब्द के अंत में मैं आने पर उसे भी अनुस्वार के रूप में ही लिखा जाता है। अब बेटा देखो स्वयं, अब हम इसका वर्ण विच्छेद करते हैं तो इसका मैं की ध्वनि आने पर यानी अंत में मैं आने पर उसे अनुस्वार के रूप में ही लिखते हैं। यानी कि जो मैं स्वयं मैं ध्वनि आ रही है लेकिन हमने इसको यह के ऊपर अनुस्वार के रूप में प्रयोग कर दिया, ना कि इसके पीछे आधा मैं लगाया है। अहम मैं की ध्वनि आ रही है और अनुस्वार जो होता है हमेशा आधे के रूप में होता है, तो इस अहम के पीछे ए है और मैं नहीं लिखते, हम है के ऊपर अनुस्वार का प्रयोग हो गया है। ठीक है बेटा, आशा है आपको अनुस्वार समझ आ गया होगा। बेटा किसी भी व्याकरण की बुक से आप अनुस्वार को ध्यान से पढ़ेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। अनुस्वार किसे कहते हैं, आपको सभी वर्ग यानी कि आपको स्वर और व्यंजन अच्छे से आने चाहिए, उनकी पहचान होनी चाहिए। साथ ही आपको पता होना चाहिए कि कोई भी वर्ण किस वर्ग के अंतर्गत आता है, तभी आपको समझ में आएगा कि अनुस्वार क्या होता है। ठीक है बेटा, आप किसी भी बुक से इसकी प्रैक्टिस करेंगे और इसको ध्यान से समझेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।